हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वीरेश एंड यू आर वाचिंग वीरेश स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो उनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें जो उनकी यूनिट 6 है, जिसका नाम है राज की प्रकृति पर समकालीन विचार विमर्श। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी तक इस यूनिट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 के पेपर में पूछा गया था राज की प्रकृति पर समकालीन वाद विवाद क्या है, विवेचना कीजिए। 2019 के पेपर में पूछा गया था राज के बदलते स्वरूप पर समकालीन विमर्शों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। राज की प्रकृति पर समकालीन विचार विमर्श। तो राज की अवधारणा है वो ना तो परिवर्तित होती है और ना ही स्वयं की मौलिक वास्तविकता को दर्शाती है, बल्कि वो केंद्रीय और राज्य की जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसे दर्शाती है। राज के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो राज्य है वो एक शक्तिशाली विश्लेषणात्मक यंत्र है, यानी कि आप कह सकते हो जो राज्य है वो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर हम बात करें राज्य की अवधारणा के विकास के बारे में, तो राज्य की जो अवधारणा का विकास है वो उसकी परिभाषा और उसे अधिक सरल बनाने के लिए हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी स्टार्टिंग के बारे में, तो राज्य की अवधारणा का उद्गम परंपरागत रूप से मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है और चीन सभ्यता है, इन और ग्रीक और रोम जो सभ्यता है उसमें दिखाई पड़ती है। इसकी स्टार्टिंग इन सभी जो देशों में दिखाई देती है। ठीक है, इन सभी सभ्यताओं में दिखाई देती है। अनेक विद्वानों के द्वारा आधुनिक समय में इसकी काफ़ी सारी परिभाषाएं दी गई है, जिनमें से हम 1 से 2 परिभाषाएं पढ़ेंगे। मैक्स वेबल के अनुसार राज्य एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन है जो प्रशासनिक कार्य को सफलतापूर्वक करता है, साथ ही अपने एकाधिकार की व्यवस्था का प्रयोग करने के लिए शारीरिक रूप से आदेश को बलपूर्वक लागू करता है। ठीक है, अब वेबर के नौकरशाही ये 2 विशेषताएं, ठीक है, जिसमें जो पहली विशेषता है वो है वेबर निजीगत संस्थाओं के समुच्चय पर जोर देता है। यह समूह राज्य और नागरिक समाज के मध्य अंतर स्पष्ट करता है। यह व्यवस्था अमेरिका का विश्लेषण करती है। यह राज्य और प्रबंध के बीच राज्य के हितों को विकसित करता है। अब इसका जो दूसरा है वो है वेबर का मानना है कि आधुनिक राज्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कानून बनाने की प्रक्रिया का संरक्षक है। तो अब हम बात कर लेते हैं राज्य के सिद्धांत के बारे में। राज्य की प्रकृति कई विद्वानों और विचारकों विश्लेषण के माध्यम से सुव्यवस्थित की जाती है। राज्य एक अमूर्त विचार है जो एजेंटों और संस्थाओं के नेटवर्क और साझा समाज और सम्मेलन में निहित अंतर संबंधित प्रक्रियाओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर आप ये सभी पॉइंट्स लिख सकते हो, राज्य के प्रकार और उसकी विशेषताएं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य के बदलते स्वरूपों का समीक्षण कीजिए। 2018 के पेपर में पूछा गया था। इसी तरीके के बाकी सारे क्वेश्चन हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय और या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण करने की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे देश के लोगों को एक समाज के रूप में बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीक, सामाजिक, राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन होता है। ठीक है, वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर हम ज़्यादातर जितने भी पैसे से संबंधित चीज़ें यानी कि आर्थिक चीज़ों में करते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दूसरे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। ठीक है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है, एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दूसरे अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में। नए ऐतिहासिक परिवर्तन से उभरने वाले विश्व को लेकर अनेक तरह के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। आज एक और जहां वैश्वीकरण विश्व को एकीकरण करने के लिए जुटा हुआ है, वहीं बहुराष्ट्र क्षेत्रीय, राज्य और स्थानीय सामाजिक व्यवस्थाएं भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन छेड़े हुए हैं। यह अपने क्षेत्र संस्कृति को बचाने के लिए जीने मरने के लिए उतारू हैं। लेकिन इस पर भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वैश्विक क्रांति एक तरफा होने से इसके अस्तित्व के सामने नए नए खतरे पैदा हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं रुझान के बारे में, यानी कि ट्रेंड के बारे में। आज विश्व का प्रभुत्वकारी जो रुझान है वो एकीकरण की ओर उन्मुख है। तो विश्व के अनेक क्षेत्रों में एकीकरण को अस्वीकार भी किया जा रहा है, यानी कि कहीं कहीं वैश्वीकरण को अपनाया जा रहा है, कहीं कहीं नहीं भी अपनाया जा रहा है। भले ही यह स्वीकृति तत्कालिक रूप से धार्मिक, जाति और अन्य तरह के कट्टरपंथियों रुझानों के रूप में सामने क्यों नहीं आ रही हो। ठीक है, सबसे बड़ी क्रांति भूमंडलीयकरण अथवा वैश्वीकरण को मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति माना जा रहा है। निश्चित है, मानव के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने कर इतने विकास को एक नई दिशा दी है। वैश्वीकरण में विश्व में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं, जिसे मानव जाति के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है। अब यह संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श बन चुका है। अब अगर हम बात करें इसमें असमानता के बारे में, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आज नाजुक दौर से प्रवेश करने जा रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानों पर विषमताओं को लगातार बढ़ाती जा रही है। तमाम नए नए तरह के फायदे कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे जो बहुराष्ट्रीय सत्ता है उसे सबसे अधिक लाभ हो रहा है। सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त होते जा रही है। वैश्वीकरण से जो संपन्न लोग हैं वो और संपन्न होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। फिर भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया आज पूरे आवेश के साथ विश्व स्तर पर छा रही है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें वर्चस्व के बारे में। एकीकरण से विकासशील देशों में कईयों के मस्तिष्क में चिंताएं भी पनप रही है। इन लोगों को डर है कि कहीं वैश्वीकरण से उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक वो उस पर दादागिरी ना जमाने लग जाएं। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।